प्रिय मित्रों, आज के इस पैंडा सेशन में हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में बात करेंगे और पैंडास के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो डेटा साइंस में डेटा के प्री प्रोसेसिंग में या डेटा के एनालिसिस में काम आते हैं, जैसे मर्ज हुआ, कॉनकैट हुआ, ग्रुप बाय हुआ, वेयर फंक्शन हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो टेबल्स का ज्वाइनिंग ऐसे होता है जैसे डाटा फ्रेम की ज्वाइनिंग भी वैसे ही होती है। जैसे एसक्यूएल में आप लोगों ने देखा होगा कि ये ए टेबल का ये डेटा है और बी टेबल का ये डेटा है। तो लेफ्ट ज्वाइंट का मतलब कि लेफ्ट में जो ए टेबल है इसका सारा रिकॉर्ड रहेगा और बी टेबल का केवल वही रिकॉर्ड रहेगा जो अ, जिनकी रोज ए टेबल से मैच करेंगी। और किस चीज़ से मैच करेंगी? किसी न किसी खास कॉलम पर, जिसे नेम हुआ या आईडी हुआ। तो इस तरह से एक राइट ज्वाइन भी ऐसे ही होता है, जिसे ए ए टेबल का डेटा है, बी टेबल का डाटा है, तो राइट ज्वाइन मतलब बी टेबल का के सारे रिकॉर्ड ले लो और ए टेबल के वो रिकॉर्ड लो जो बी टेबल से मैच कर रहे हैं। मैच करने का मतलब किसी खास कॉलम के ऊपर, वो भी हम लोग देखेंगे पैंडा के कोड में। डिफॉल्ट जो ज्वाइन होता है पैंडास का, वो इनर ज्वाइन होता है। मतलब दोनों ए बी टेबल हैं, उनमें जो रिकॉर्ड्स कॉमन हैं, कॉमन इन द सेंस किसी खास कॉलम के ऊपर, फिर तो उन उन रोज को ही सेलेक्ट करो। आउटर ज्वाइन वो होता है जिसे ए टेबल और बी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स ले लो, लेकिन जो कॉमन रिकॉर्ड हैं उनको दो बार मत रखो, वो रिपीट नहीं होंगे। मतलब यूनियन टाइप का ये हो गया आउटर ज्वाइन। और डिफॉल्ट जो इनर ज्वाइन है ये इंटरसेक्शन टाइप का होता है। तो अभी हम लोग कोड से भी देखेंगे कि पैंडास में ये काम हम लोग किस तरह से करते हैं। ये मर्ज फंक्शन इसी के लिए यूज किया जाता है। और ये एक टूल है जो दो डाटा फ्रेम को आपस में कंबाइंड करता है, ऐसे कंबाइंड करता है जिसे एसक्यूएल की टेबल्स में हम लोग करते हैं। एक तो फंक्शनल अप्रोच है, जिसे पैंडास हमने इंपोर्ट अगर करते हैं तो पैंडास पीडी, उसके ऊपर मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे और लेफ्ट का डाटा फ्रेम, राइट का डाटा फ्रेम, और ये बताएंगे कि किस कॉलम नेम के ऊपर ज्वाइन करना है। तो ये फंक्शनल अप्रोच है। फंक्शनल अप्रोच मतलब कि मर्ज जो फंक्शन है वो पैंडास का है। और दूसरा होता है मेथड अप्रोच। मेथड अप्रोच मतलब किसी डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई फंक्शन। तो हर डेटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट होता है, अ, हर डाटा फ्रेम एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका फंक्शन एक मर्ज है। तो जैसे मान लीजिए डी एफ अंडर स्कोर लेफ्ट एक डेटा डेटा फ्रेम है, तो इसका मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे और पहला पैरामीटर होगा डी एफ राइट, मतलब दूसरा वाला डेटा फ्रेम। तो इस केस में क्या होगा कि डी एफ लेफ्ट और डी एफ राइट दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज हम कर सकते हैं। और किस कॉलम के ऊपर मर्ज करना है वो ऑन इज इक्वल टू से हम डिसाइड करते हैं, जिसे ऑन में हम रखेंगे कॉलम नेम। अब जैसे हमने बताया इनर ज्वाइन होता है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में जो कॉमन कॉमन रोज हैं उनको रखो। लेफ्ट ज्वाइन मतलब कीप ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट डाटा फ्रेम, और केवल मैचिंग रोज जो हैं वो राइट वाले डाटा फ्रेम की रहेंगी। राइट ज्वाइन का मतलब कि दूसरा जो डेटा फ्रेम है राइट साइड वाला, उसका सारे रोज लो और लेफ्ट वाला जो डेटा फ्रेम है उसमें केवल मैचिंग रोज रखो। आउटर ज्वाइन मतलब दोनों का रखो। ये यूनियन टाइप का है, रिपीट नहीं करना है। और अगर मैचिंग नेम कोई नहीं है, जिसे नेम वाला कॉलम दोनों डेटा फ्रेम में नहीं है, तो हमको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम होगा, राइट वाला डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम होगा। तो इसके लिए जो पैरामीटर हैं लेफ्ट ऑन और राइट ऑन, वो अभी हम करके देखेंगे। जब ये तब यूज किया जाता है जब कॉलम का नाम डिफरेंट हो और उनके ऊपर हमको ज्वाइन करना हो।
तो चलते हैं अभी कोड करके देखते हैं। ये हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है df1 करके, pd का डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल करके, और एक में इसमें ये देखिए हमने डिक्शनरी पास किया है। इस डिक्शनरी में ये जो की है वो नेम है, और वैल्यू जो है ये 3 स्ट्रिंग है, नाम है, और एज एक की है, और ये 3 जो वैल्यूज हैं ये एज वाले इंटीजर वैल्यू हैं। तो ये इनसे हम डेटा फ्रेम जो बनाएंगे उसमें नेम और जो कीज हैं, नेम और एज, ये कॉलम का नाम हो जाएगा, और जो ये लिस्ट एलिमेंट्स हैं वो कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी। अभी हम DF1 को देखेंगे। देखिए ऐसे बन गया है, नेम एज जो कीज हैं वो कॉलम का नाम बन गई, और जो ये जो नाम है ये नेम कॉलम के अंदर आएंगे, और एज ये जो इंटीजर्स हैं वो एज कॉलम के ऊपर आएंगे, और डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 से हो गई। चलिए एक DF2 करके इसी तरह से हम दूसरा डेटा फ्रेम बनाते हैं। इसको रन करते हैं तो देखिए DF2 भी बन गया। अब इसमें अंतर यह है कि शुभम और किरण, ये 2 नाम जो हैं इसमें भी हैं, शुभम और किरण में, और DF1 में एक आनंद नाम है, और DF2 में एक रोशन नाम अलग से है। और दूसरा अंतर यह है कि DF1 में एज कॉलम का नाम है, और DF2 में मार्क्स कॉलम का नाम है। तीसरा डेटा फ्रेम हमने बनाया जो जिसमें इसको रन कराएंगे तो स्टूडेंट और ग्रेड नाम से 2 कॉलम बनेंगे, और शुभम और किरण ये 2 नाम इसमें होंगे, और एज या मार्क्स जब पर ग्रेड आ गया। तो ये 3 डेटा फ्रेम हमने अभी बनाए। इसके ऊपर हम मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं। पहला जो डिफ़ॉल्ट ये काम करता है, तो जैसे DF1 जो पहला डेटा फ्रेम बनाया उसके ऊपर मर्ज फंक्शन कॉल किया, ये मेथड अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं। तो DF2 दूसरा डेटा फ्रेम हमने इसके पहले पैरामीटर के रूप में रखा, ऑन इक्वल टू नेम, मतलब नेम से मैचिंग करो। देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन है, मतलब दोनों में जो कॉमन रो होगी उनको केवल ये दिखा रहा है। देखिए कॉमन रो मतलब कि नेम फील्ड के ऊपर। अब नेम जो है शुभम और किरण DF1 में भी है, DF2 में भी है, तो यही दोनों रिकॉर्ड दिखा रहा है, शुभम और किरण वाला। बाकी ये सारे कॉलम दिखा देता है, मतलब कि मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे तो कॉलम तो सारे दिखाएगा, लेकिन रोज केवल वही दिखाएगा जो दोनों डेटा फ्रेम में होंगे। तो नेम पर ही हम कर रहे हैं, तो इसीलिए नेम के हिसाब से ही वो मैचिंग भी किया है। तो हमने ये नहीं लिखा है कि हाउ नहीं लिखा है, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इनर ज्वाइन किया है। अब इसी तरह के एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये फंक्शनल ज्वाइन कर रहे हैं। पैंडास का PD डॉट मर्ज कॉल करिए। अब इसमें देखिए लेफ्ट में जो है DF1 है, राइट में DF2 है, ऑन इक्वल टू नेम। तो ऑन बताता है कि किस कॉलम के ऊपर मर्ज करना है, तो नेम के ऊपर ही कर रहे हैं। तो इसको भी अगर रन कराएंगे तो देखिए यही आ गया, DF1 DF2 के सारे कॉलम दिखाया, लेकिन रोज केवल वही दिखाया जो मैचिंग है शुभम और किरण का। अब इसमें हमने हाउ इक्वल टू इनर नहीं मेंशन किया है, तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट हाउ इक्वल टू इनर ज्वाइन ही लेता है। यहाँ पर हमने वही काम किया, मर्ज फंक्शन कॉल किया, DF1 DF2 2 पास कराया, लेकिन हमने देखिए यहाँ पर जो है हाउ इक्वल टू भी लिख दिया, इसे यहाँ पर हाउ इक्वल टू इनर लिख दिया, तो ये वही काम करेगा। अब हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि इनर ज्वाइन दोनों को करना है, तो वही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर। हाउ इक्वल टू लेफ्ट हम यहाँ पर भी देखिए ऐसे कर रहे हैं, और लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी हमने इनर ज्वाइन किया था, तो दोनों में जो कॉमन था, जो मैचिंग था, वही दिखाया। लेकिन हाउ इक्वल टू लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट मतलब यहाँ DF1 जो है पहले फर्स्ट पैरामीटर है, मतलब ये लेफ्ट है। DF2 जो है बाद में आया है तो राइट वाला है। हाउ इक्वल टू लेफ्ट
लेफ्ट का मतलब कि DF1 के सारे रिकॉर्ड लो और DF2 में केवल वही रिकॉर्ड लो जो नेम कॉलम के ऊपर मैचिंग कर रहे हों। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सेल को रन कराते हैं तो तीनों कॉलम दिखाया, लेकिन रोज कौन कौन से दिखा रहा है। पहली चीज DF1 के सारे रोज दिखाया, जिसे नेम, शुभम, किरण और आनंद तीनों का रिकॉर्ड जो है नेम में है, मतलब नेम कॉलम में है और ये DF1 में है। और DF1 में जो है एज जो है तीनों का है, मतलब कि DF1 के तो सारे रिकॉर्ड दिखा दिया। मार्क्स कॉलम में अगर हम देते हैं तो देखिए यहाँ पर मार्क्स जो है शुभम का और किरण का दोनों का मार्क्स DF2 में है, तो मार्क्स भी दिखा दिया। लेकिन ये जो NAN दिखाया है यहाँ पर, अब चूंकि आनंद के नाम का DF2 में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब नेम आनंद के ऊपर कोई भी मार्क्स का रिकॉर्ड नहीं है, तो जो डेटा नहीं मिला वहां पर ये नान रख दिया है। तो लेफ्ट ज्वाइन में मतलब यही होता है कि लेफ्ट वाला जो डाटा फ्रेम है, जैसे DF1 के सारे रिकॉर्ड दिखाओ और DF2 के वही रिकॉर्ड दिखाओ जो DF1 में नेम कॉलम के ऊपर मैच कर रहे हैं। तो दो ही नाम है जो DF2 में है, जिसे देख लीजिए, शुभम और किरण, आनंद नहीं है। इसलिए मार्क्स में DF2 का बस 2 ही दिखाया और आनंद का कोई मार्क्स नहीं है, तो नान दिखा दिया। अब इसी तरह से हम राइट ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि अब इसको अगर रन कराते हैं हम, तो हाउ इक्वल टू राइट ज्वाइन हमने लिखा। अब राइट ज्वाइन का मतलब कि लेफ्ट में DF1 है, राइट में DF2 है, तो DF2 के सारे रिकॉर्ड दिखाओ और DF1 के केवल वही रिकॉर्ड दिखाओ जो DF2 से मैच कर रहे हो बेस्ड ऑन नेम कॉलम। तो देखिए शुभम, किरण और रोशन, ये तीनों नाम जो हैं DF2 में हैं, लेकिन रोशन DF1 में नहीं है। इसलिए रोशन का जो मार्क्स जो है, रोशन का जो एज है वो नहीं दिखाया यहाँ पर, इसकी जगह पर NAN दिखा दिया। लेकिन शुभम और किरण तो दोनों में है, तो इनका DF1 से एज दिखाया और DF2 से मार्क्स दिखाया। लेकिन रोशन जो है केवल DF2 में है, तो इसका मार्क्स दिखा दिया, ये 75। लेकिन रोशन का नाम DF1 में नहीं है, मतलब तो इसीलिए इसकी एज की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो NAN ये दिखा दिया है। इस तरह से तो राइट में इसने क्या किया, DF2 के सारे रिकॉर्ड दिखाया और DF1 के केवल मैचिंग रिकॉर्ड दिखाया, जो नहीं मिला उसको NAN कर दिया है। अब यहाँ पर हमने वही DF1 DF2 पास किया, ऑन इक्वल टू नेम कॉलम के ऊपर ही किया, हाउ इक्वल टू आउटर ज्वाइन। तो इसमें DF1 DF2 के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा और रिपीट नहीं करेगा, जो वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी जगह पर नाम दिखा देगा। देखिए ये देखिए आनंद, किरण और रोशन, आनंद, किरण और ये देखिए ये सारे रिकॉर्ड ले लिया है, जिसमें आनंद, किरण और ये शुभम नाम DF1 DF2 में दोनों को अगर देखेंगे तो 2 नाम तो कॉमन है और 2 नाम अलग अलग हैं, तो मतलब चारों नाम दिखा दिया, मतलब सारी रो दिखा दिया और सारे कॉलम भी दिखा दिया। लेकिन एज वाले में देखिए रोशन का NAN रखा और ऐसे ही आनंद का मार्क्स में NAN लिख दिया, क्योंकि आनंद का मार्क्स की वही कोई वैल्यू नहीं है और रोशन का एज की कोई वैल्यू नहीं, तो जो 2 डेटा नहीं मिले उसकी जगह पर नाम दिखा दिया। अब हम DF1 और DF3 जो हमने अभी बनाया था उसमें भी मैचिंग करा सकते हैं। ऑन लेफ्ट ऑन इक्वल टू नेम। अब देखिए लेफ्ट ऑन हम क्यों कर रहे हैं नेम, क्योंकि जो DF3 है, अभी हम देखेंगे ये DF3 बताते हैं, तो इसमें जो है DF3 देखिए हम इधर कहीं दिखाए होंगे, DF3 ये है DF3।
देखिए इसमें नेम कॉलम नहीं है, स्टूडेंट कॉलम है, और मार्क्स और एज नहीं है, ये ग्रेड है। तो DF3 में मतलब स्टूडेंट है, और DF1 में तो नेम है ही है। तो हम कॉलम का नाम जब सेम नहीं है दोनों में, तो हम लेफ्ट ऑन का जो पैरामीटर है यूज करते हैं। मतलब कि लेफ्ट ऑन मतलब लेफ्ट में जो डाटा फ्रेम DF1 है उसके लिए, लेफ्ट ऑन मतलब नेम, मतलब DF1 का नेम कॉलम लो, और राइट ऑन मतलब कि राइट में जो DF3 है उसमें जो स्टूडेंट कॉलम है उसको लो, उनके हिसाब से मैच कराओ, क्योंकि दोनों डेटा फ्रेम में अलग अलग नाम हैं कॉलम्स के। तो DF1 से नेम लो क्योंकि DF1 लेफ्ट में है, और DF3 से स्टूडेंट लो राइट साइड वाले से। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि नेम और स्टूडेंट के कॉलम की जो टाइप होगा वो सेम टाइप, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो नंबर है, मतलब सेम टाइप का होना चाहिए। अभी मैच कराएंगे तो देखिए ये आ गया। देखिए एक बार फिर देखते हैं कि दोनों डेटा फ्रेम के सारे कॉलम ये दिखा रहा है। तो जब भी हम मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं दो टेबल के ऊपर, तो कॉलम तो सारे दिखाता है, जो सिलेक्शन होता है सिर्फ रोज में होता है। वो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, या इनर ज्वाइन या आउटर ज्वाइन के हिसाब से कॉलम सारे दिखाना है, रोज केवल मैचिंग रोज दिखाना है। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ये हमने हाउ इक्वल टू नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन है, मतलब जो कॉमन है उसी को दिखाओ, कॉमन रोज। तो दोनों डेटा फ्रेम के सारे कॉलम दिखा दिया, और रोज केवल वही दिखाया जो मैचिंग हो। मतलब कि नेम लिया DF1 से जिसमें एक शुभम है, और स्टूडेंट लिया DF3 से। देखिए नेम ये जो है यहाँ पर जो है शुभम और किरण, नेम और एज ये लिया, और यहाँ पर स्टूडेंट और ग्रेड। अभी इसमें कोई NaN नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, जो कॉमन दोनों डाटा फ्रेम में जो कॉमन है वही दिखा रहा है। अब शुभम नाम चूंकि DF3 में भी है नेम कॉलम के ऊपर, और शुभम नाम स्टूडेंट कॉलम के ऊपर भी है DF3 में, और नेम और शुभम जो है DF1 भी है नेम कॉलम में, तो इसीलिए दो बार आया है। और DF1 से ये एज आ गया, और DF3 से ग्रेड आ गया। ऐसे ही किरण क्या है, किरण 20, ये तो आ गया किरण एज 20, तो ये DF1 से आया, और वही किरण का जो ग्रेड है B आ गया DF3 से। तो यहाँ पर भी वही क्या, सारे कॉलम दिखाया और रोज जो है, और मैचिंग किया DF1 में नेम और DF3 में स्टूडेंट कॉलम नेम के हिसाब से, और इंटरसेक्शन किया, मतलब इनर ज्वाइन ये दिखा रहा है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। और हमने इसका जुपिटर नोट्स फाइल अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसको खोल करके अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर वही काम हमने किया है, DF3 और DF1 को मर्ज किया। लेफ्ट में DF1 है, राइट में DF3 है। लेफ्ट ऑन वही काम किया नेम, और राइट ऑन में स्टूडेंट किया। हाउ इक्वल टू लेफ्ट ज्वाइन किया। अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो इसमें मतलब लेफ्ट में DF1 है तो इसके तो सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, और DF3 के केवल मैचिंग रिकॉर्ड दिखाएगा जो DF1 से भी मैच कर रहे हैं। इस सेल को अगर रन कराते हैं, देखिए पहली चीज ये हर समय होगा कि मर्ज में सारे कॉलम दिखाएगा। आप नेम एज, अब देखिए लेफ्ट ज्वाइन है, हाउ इक्वल टू लेफ्ट लिखा है, और लेफ्ट में DF1 है, तो DF1 के सारे रिकॉर्ड दिखा दिया, शुभम, किरण, आनंद तीनों का, और केवल एज फील्ड दिखाया यहाँ पर। राइट साइड में जो डाटा फ्रेम है DF3 है, DF3 में स्टूडेंट और ग्रेड हैं कॉलम नेम के हिसाब से, और यहाँ पर जो मैचिंग है शुभम और किरण, ये दोनों नाम स्टूडेंट कॉलम के ऊपर DF3 में भी हैं।
लेकिन इनमें एज नहीं है, DF3 में ग्रेड है, तो A और B, तो ये तो दिखा दिया। बाकी यहाँ पर ये देखिए, ये 2 नॉन वैल्यू दिखा है, इसलिए आनंद के लिए, क्योंकि आनंद का केवल एक है, एक वैल्यू है एज वाली DF1 में, DF3 में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए आनंद का जो है स्टूडेंट कॉलम और ग्रेड कॉलम में ये NaN वैल्यू दिखा दिया है, तो ये लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अब कॉन्केट पर आते हैं। कॉन्केट मतलब कि दोनों डेटा फ्रेम को जोड़ देना। तो बाय डिफॉल्ट ये देखिए pd.pandas का कॉन्केट फंक्शन हमने यूज किया, और किन किन टेबल को या किन किन डेटा फ्रेम को कॉन्केट मतलब जोड़ना होता है, जोड़ना है, तो वो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट पास किया है। लिस्ट में DF1 कामा देकर के DF2 2 डाटा फ्रेम, तो हम एक लिस्ट ऑफ डाटा फ्रेम्स पास कर रहे हैं जिनको जोड़ना है। तो देखिए रिजल्ट, इसको अगर रन कराते हैं तो ये क्या आता है, देखिए इसमें भी डिफॉल्ट जो एक्सिस होता है वो 0 है। एक्सिस 0 रो को कहते हैं, और एक्सिस 0 हो मतलब कॉलम वाइज समझ लीजिए, मतलब कॉलम को अगल बगल रखना है, कॉलम्स टू बी प्लेस साइड बाय साइड। मतलब कि DF1 का जो नेम और एज है, और वही नाम जो है DF2 में भी है, नेम के कॉलम के नाम से, और DF2 में मार्क्स है। DF2 में एज नहीं है लेकिन मार्क्स है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये जो है नेम और एज, ये DF1 से ये ले लिया, और DF2 का जो से नेम और मार्क्स लिया, लेकिन जो नॉन वैल्यूज हैं इन पे ख्याल करिए यहाँ पर, क्योंकि शुभम और किरण और आनंद का मार्क्स नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो कॉलम है वो DF2 का है। और यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर ये शुभम, किरण और रोशन, ये जो है मैं इनका जो है एज जो है कि कोई वैल्यू नहीं है, एज कॉलम में शुभम, किरण और रोशन का नहीं है, तो इसलिए नाम दिखा गया शुभम, किरण और रोशन का मार्क्स है। तो मतलब जो जिस डाटा फ्रेम में जो वैल्यू नहीं हो, जिस कॉलम के हिसाब से, उसको नान करेंगे, जो मिल गया उसको रखेंगे। लेकिन इसमें एक ये गड़बड़ी है कि देखिए यहाँ पर इंडेक्सेस इसने मेंटेन किया है। शुभम, किरण, आनंद का DF1 में जो इंडेक्स है तीनों रो का वही 0 1 2 है, और DF2 में भी जो शुभम, किरण और रोशन का जो तीनों रो का जो इंडेक्स है 0 1 2 है, तो वो मेंटेन कर रहा है। अगर हम इंडेक्स चाहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 मतलब इस तरह से हो, लगातार हो, तो इसमें एक पैरामीटर हम दे देंगे, मतलब वो अभी करके देखेंगे। वो पैरामीटर होता है इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, तो जिसे यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, इसको pd.concat यूज किया, वही एक लिस्ट पास किया कि जिन 2 डाटा फ्रेम को जोड़ना है, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, मतलब कि जो ओरिजिनल इंडेक्सिंग है DF1 DF2 को, उसको निगलेक्ट कर लो और नई इंडेक्स बनाओ सारे रिकॉर्ड्स की स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसको रन करते हैं, तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो बना दिया 0 1 2 और 3 4 5 6 कर दिया। और जो रिकॉर्ड नहीं मिले, जो शुभम, किरण, आनंद का मार्क्स नहीं है तो NaN रख दिया, और शुभम, किरण और रोशन का एज नहीं है तो ये जो है एज नहीं है तो एज वाले को नॉन रख दिया। बाकी जो वैल्यू मिल गए वो रख दिया, शुभम, किरण, आनंद का एज रख दिया, और शुभम, किरण, रोशन का ये मार्क्स रख दिया। लेकिन कॉलम तीनों कॉलम रख दिया, मतलब दोनों डाटा फ्रेम से मिलाकर। अब यहाँ एक्सिस इक्वल टू 1 अगर करेंगे तो रोज को साइड बाय साइड रख कर देगा। दोनों डाटा फ्रेम को जोड़ रहे हैं, pd.concat किया, दोनों डाटा फ्रेम की लिस्ट पास किया, एक्सिस इक्वल टू 1।
एक्सिस इज इक्वल टू 1 कॉलम के लिए कहा जाता है, मतलब रो वाइज एडिशन, मतलब रोज को अगल बगल प्लेस करो। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये नेम एज, अब शुभम किरण आनंद तीनों का नेम और एज ये DF1 से लिया, और नेम और मार्क्स शुभम किरण और रोशन का ये DF2 से लिया। तो देखिए ये तीनों रो DF1 से, और यही तीनों रो DF2 से लिया, लेकिन यहाँ पर नेम फील्ड ये 2 बार रिपीट किया, क्योंकि रोज को साइड बाय साइड ये लिख रहा है। ये पहली रो DF1 से, ये दूसरी रो DF2 से, मतलब DF2 का ये पहला रो होगा, मतलब फर्स्ट रो फ्रॉम DF1, फर्स्ट रो फ्रॉम DF2। ऐसे ही ये सेकेंड रो फ्रॉम DF1, सेकेंड रो फ्रॉम DF2। तो साइड बाय साइड इसने रखा है। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट जो एक्सिस होता है वो 0 होता है, मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, नेम एज मार्क्स को रख करके, और कॉलम्स को हम साइड बाय साइड रखते हैं, जो वैल्यू मिलती है वो रखते हैं, नहीं मिलती है वो उसकी जगह पर NN कर देते हैं। अब DF1 DF3 को करेंगे तो वो भी ऐसे ही कर देगा। देखिए अब नेम और एज 2 फील्ड हैं DF1 में, तो देखिए अब DF1 की 3 रो ले दिया, शुभम किरण आनंद वाला एज में, लेकिन जो स्टूडेंट और ग्रेड है वो DF1 में नहीं है, तो उसकी जगह पर तीनों का जो है NN वैल्यू आ गया, ये तीनों NN वैल्यू आ गए। इसका उल्टा जो है यहाँ पर हो रहा है, DF3 में स्टूडेंट और ग्रेड है कॉलम का नाम, तो DF3 में कॉलम स्टूडेंट और ग्रेड में तो तीनों रोज दिखा दिया DF3 का, लेकिन DF3 का जो नेम और एज है ये कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पर NN वैल्यू दिखाया है। ऐसे ही DF1 में स्टूडेंट और ग्रेड कॉलम नहीं है, तो NN वैल्यू दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम एक और डेटा फ्रेम बना रहे हैं, और बना रहे हैं डिक्शनरी से। ये हमने डिक्शनरी बनाई है, जिसमें ये की है, नेम है, की टेस्ट1 की है, टेस्ट2 और टेस्ट3 कीज हैं, और ये इनकी वैल्यू है, लिस्ट पास कर रहे हैं। तो कीज हो जाएंगी कॉलम का नाम, और जो लिस्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग लिस्ट हो जाएगा, उस कॉलम की वैल्यू हो जाएगी। और ये पूरी डिक्शनरी को हम डेटा फ्रेम जो पेंडास का फंक्शन होता है उसमें पास कर दे रहे हैं, जो स्टूडेंट नाम से डिक्शनरी बनी है। तो DF नाम से एक डेटा फ्रेम बनेगा, इस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट कर ले रहे हैं, क्योंकि इसने ये डेटा फ्रेम बनाया है। कीज जो है कॉलम का नाम हो गई, और ये जो वैल्यूज़ हैं कीज की, वो उस कॉलम की वैल्यू हो गई। तो और इंडेक्सिंग हुई 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर 4 रो हो रही हैं। अब यहाँ पर इस डेटा फ्रेम का अगर हमको री इंडेक्सिंग करना है, तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स है 0 1 2 करके है। अगर हम चाहते हैं कि नेम जो कॉलम है वो एज ए इंडेक्स ट्रीट हो, तो हम डेटा फ्रेम के ऊपर DF के ऊपर सेट इंडेक्स फंक्शन कॉल करेंगे, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और किस कॉलम के ऊपर री इंडेक्सिंग करना है, नेम कॉलम के ऊपर, और इन प्लेस बराबर ट्रू, मतलब ओरिजिनल जो DF डेटाबेस है उसी में ये चेंज कर देगा, कॉपी में नहीं। अब फिर जो चेंज हुआ जो डेटा फ्रेम है उसको हम DF को प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए ये नेम को इसने सुनील, मधु, प्रीति और आर्यन ये एज ए इंडेक्स कॉलम की वैल्यूज हो गई, और जो एक्चुअल कॉलम है टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3 में जो मार्क्स हैं वो हो गए। अब हम वेयर का यूज करेंगे। देखिए वेयर भी एक फंक्शन है डेटा फ्रेम के ऊपर। कैसे यूज कर रहे हैं,
डेटा फ्रेम डीएफ के ऊपर डॉट लॉग और वेयर फंक्शन कॉल करेंगे और पहला पैरामीटर होगा कोई टेस्ट क्राइटेरिया। टेस्ट क्राइटेरिया क्या है? डीएफ लेस देन 60। इसका मतलब उस डेटा फ्रेम में देखेगा कौन कौन सा डेटा जो है 60 से कम है तो उसको तो प्रिंट करेगा, और अगर वो 60 से ज़्यादा हुआ तो उसकी जगह पर फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। मतलब सेकेंड स्ट्रिंग होती है वो तब होती है जब ये टेस्ट कंडीशन, फर्स्ट पैरामीटर ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए। जिस डेटा के लिए फॉल्स है तो उसकी जगह पर फर्स्ट लिख दो, नहीं अगर ये ट्रू हो गया जिस डाटा के लिए, मतलब अगर मार्क्स जो है 60 से कम है तो उसको प्रिंट करवाओ। तो देखिए ये क्या रिटर्न करता है, ये एक डेटा फ्रेम ये रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया? जो जो मार्क्स था 60 से कम 18, 50, 55 ये वो तो दिखा दिया, लेकिन 60 से ज़्यादा जो मार्क्स थे उसमें फर्स्ट दिखा दिया। यहाँ पर देखिए इसे अगर कॉलम करेंगे ये 82, 75, 66 ये सब फर्स्ट दिखाया है, लेकिन 18 और 50 जो है इसकी वैल्यू दिखा दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से हम टेस्ट क्राइटेरिया भी दे करके और टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यू देख सकते हैं मैच करवा करके। अगला उदाहरण इसका देखते हैं। यहाँ पर भी वेयर हमने यूज किया, df डॉट वेयर। पहला पैरामीटर यहाँ ध्यान से देखिए, ये df भी ब्रैकेट लगाकर हमने टेस्ट1 किया। ये क्या करेगा? df फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम दिया टेस्ट1। ये क्या करेगा कि एक ये सीरीज रिटर्न करेगा जिसमें सिंगल कॉलम होगा टेस्ट1 और उसकी वैल्यूज होंगी। तो टेस्ट1 में जो वैल्यू है कॉलम में, टेस्ट1 जो ये कॉलम है इसकी जो वैल्यू है 18, 55 और जो भी ओरिजिनल डाटाबेस में 18, 55, 80 और 75। तो इनका एक ये सीरीज बनाएगा और उस सीरीज के ऊपर हमने लेस देन 60 कॉल किया हुआ है। मतलब उस सीरीज की सारी वैल्यू को चेक करेगा, 60 से कम है, 60 से कम है तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा, और नहीं है 60 से ज़्यादा है तो उसकी जगह पर फर्स्ट प्रिंट करेगा। तो इसको हम रन करवाते हैं। अगर देखिए ये प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए केवल टेस्ट1 में इसने चेक किया, क्योंकि हम df डॉट टेस्ट1 में कर रहे हैं। क्योंकि इसने 82 है, 66 है, इसकी जगह पर फर्स्ट नहीं लिखा, क्योंकि हम जो टेस्ट क्राइटेरिया दे रहे हैं केवल टेस्ट1 के ऊपर। डीएफ में टेस्ट1 के ऊपर जो टेस्ट1 कॉलम में जो 60 से मार्क्स हैं उनको दिखाओ, और नहीं है तो फर्स्ट दिखाओ। लेकिन इसमें खराबी ये है कि इसने यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे टेस्ट1 में, तो टेस्ट1 में 80 और 75 ये दो मार्क्स जो हैं फर्स्ट आ गए, तो फर्स्ट आ गए। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया कि टेस्ट2 में भी जो ये दो वैल्यू हैं इनको जो है भी फर्स्ट दिखा दिया, जो नहीं दिखाना चाहिए था। तो ये एक इसकी प्रॉब्लम है, ये उतना करेक्ट नहीं है यहाँ पर। अब मतलब अगर कॉलम के ऊपर अगर हमने डीएफ में टेस्ट1 कॉलम के ऊपर अगर टेस्ट क्राइटेरिया लगाया तो जो रो मैच कर गई डीएफ मतलब फर्स्ट टेस्ट1 कॉलम में, तो उस रो में बाकी जो कॉलम की वैल्यू है उनको भी इसने फर्स्ट लिख दिया। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल डीएफ अगर हम करेंगे तो ये ओरिजिनल डीएफ है, देखिए यहाँ। अब जिसे ये 56 और 55 वैल्यू है प्रीति के लिए, तो इसमें भी फर्स्ट कर दिया, तो ये करेक्ट नहीं है। तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन के जरिए। ये मतलब ये टेस्ट क्राइटेरिया में हम एक लैम्डा फंक्शन कॉल करें। शॉर्ट में बता दें, लैम्डा फंक्शन होता है, इसके हमारे दूसरे वीडियोस में जो फंक्शंस वाले वीडियो हैं उसमें लैम्डा फंक्शन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बताया है। यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस दे देते हैं। कीवर्ड हम यूज करते हैं लैम्डा, और कॉलन के पहले पैरामीटर्स लिखते हैं तो कामा से सेपरेट करके विदाउट ब्रैकेट। तो केवल एक पैरामीटर अगर x है तो वो पैरामीटर अगर इस फंक्शन में आता है तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी? कॉलन के बाद, मतलब x लेस देन 80। तो x लेस देन 80 एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब x अगर 80 से कम है
तो ट्रू रिटर्न करेगा, 80 से ज़्यादा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये पूरा फंक्शन लैम्डा फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमने फंक नाम से असाइन कर दिया है। कॉल कैसे करेंगे इस लैम्डा फंक्शन को? वही जिस नाम से असाइन किया फंक नाम से, उसमें कोई पैरामीटर पास किया 30। तो अब क्या होगा, 30 जब पास करेंगे तो x की जगह पर लैम्डा फंक्शन में 30 आएगा। ये देखेगा कि 30 लेस देन 80, ये तो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो फंक 30 ये ट्रू रिटर्न करेगा, रिजल्ट 1। तो रिजल्ट 1 हो जाएगा ट्रू, तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इस फंक में 90 पास करें तो x की जगह पर 90 आएगा, तो रिटर्न वैल्यू होगी 90 लेस देन 80। ये तो फॉल्स है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा ये लैम्डा फंक्शन। यहाँ पर ये कॉल करेंगे, रिजल्ट टू फॉल्स होगा तो रिजल्ट टू फॉल्स प्रिंट करेगा। इसको हम प्रिंट करा कर देख लेते हैं। देखिए रिजल्ट 1 ट्रू है और रिजल्ट 2 फॉल्स है। तो इसी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे अपने वेयर फंक्शन में। जो प्रॉब्लम आ रही थी उसी को सॉल्व करने के लिए अब हमने डाटा फ्रेम का वेयर फंक्शन कॉल किया और लैम्डा, वही लैम्डा फंक्शन पास करना है। देखिए लैम्डा एक्स कॉलन एक्स लेस देन 80। तो ये भी लैम्डा फंक्शन एक मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो जो वैल्यूज ट्रू होगी, मतलब अगर मार्क्स 80 से कम है तो वो तो प्रिंट करो, लेकिन 80 से ज्यादा है तो उसकी जगह पर एक्सेलेंट प्रिंट करो। मतलब एक एक उस डाटा फ्रेम की एक एक वैल्यू को ये देखेगा, ये कॉलम के ऊपर नहीं है। देखिए टेस्ट 1 टेस्ट 2 कॉलम हमने लिखा है, पूरे डेटा फ्रेम को ये चेक करेगा, एक एक डेटा को के मार्क्स को चेक करेगा और हर मार्क्स के ऊपर ये टेस्ट क्राइटेरिया रखेगा। तो लेस देन 80 रहेगा मार्क्स तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा तो प्रिंट कर देगा वो वैल्यू। अगर 80 से ज़्यादा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो उस केस में एक्सेलेंट प्रिंट करेगा। अब हमने ये df डॉट वेयर लगाया, देखिए क्या रिटर्न किया। देखिए जो 80 से कम थे वो वैल्यू इसने रिटर्न किया, जो 80 से ज़्यादा थे उनकी जगह पर एक्सेलेंट कर दी गया। जैसे सुनील का टेस्ट 3 में मार्क्स और आर्यन का टेस्ट 2 में मार्क्स। अब ओरिजिनल डीएफ को अगर प्रिंट कराएंगे हम तो ये देखिए 82 था, सुनील का टेस्ट 3 में मार्क्स और आर्यन का टेस्ट 2 में मार्क्स 82 है। तो इनकी जगह पर एक्सेलेंट कर दिया है, बाकी वैल्यूज को इसने प्रिंट करा दिया है यहाँ पर। अब इसमें कोई और भी क्राइटेरिया, जैसे रिटर्न वैल्यू हम एक बुलियन चीज रिटर्न करवा रहे थे, यहाँ पर भी कुछ एक्सप्रेशन मतलब प्लस माइनस करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे लैम्डा एक्स प्लस 5, ये क्या करेगा कि जो भी डेटा आएगा एक्स की जगह पर तो रिटर्न वैल्यू ये होगी। ये क्या है, ये भी एक बुलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन रिटर्न करने से पहले क्या करेगा, जो भी डेटा रहेगा, जो मार्क्स होगा उसमें 5 जोड़ेगा। उसके बाद चेक करेगा कि जो मार्क्स में 5 जोड़ने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो उसको तो प्रिंट करेगा, और अगर 33 से कम है तो पुअर प्रिंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर कि कोई 33 नंबर से पास आउट है और कोई 28 नंबर पाया है, तो 28 में 5 जोड़ेगा, मान लीजिए 5 जोड़ेगा तो वो 33 हो जाएगा। तो मतलब ग्रेस मार्क मिल गया 5, तो वो पास हो जाएगा, तो वो तो पास हो गया। लेकिन अगर कोई 27 पाएगा तो 27 में 5 जोड़ने पर ये हो जाएगा 32, तो 32 इज लेस देन 33, 32 इज ग्रेटर देन 33, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा तो पुअर हो जाएगा। मतलब 28 से मार्क्स 28 या 28 से ज़्यादा वाले को दिखाओ और नहीं तो अगर 28 से कम मार्क्स है तो उसकी जगह पर पुअर। देखिए इसमें इस सेल को रन कराते हैं तो ये क्या आ गया, बाकी सब तो दिखा दिया जो 28 से ज़्यादा हैं, ये पुअर दिखा दिया। सुनील का टेस्ट 1 में मार्क्स जो यहाँ पर है, सुनील का टेस्ट 1 में 18 नंबर है, 28 से कम है। तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन होता है ग्रुप बाई, उसको देखेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि हम मार्क्स एक लिस्ट बना रहे हैं और टुपल्स का यूज़ करके। टुपल्स मतलब
ये पैरेंथेसिस में कामा से सेपरेट करके एक ये हो गया, इसमें 4 वैल्यूज हैं, राकेश है और 32, 20 और 34 ये मार्क्स हैं। तो ये एक टुपल हो गया, ये दूसरा एक टुपल हो गया। तो हर टुपल जो है, कई टुपल हैं एक लिस्ट के अंदर, तो एक एक टुपल जिनमें 4-4 वैल्यूज हैं, ये मतलब कि डेटा बनेंगे, मतलब कॉलम का डेटा बनेगा। अभी कॉलम का नाम हमने नहीं दिया है। तो जब भी हम एक लिस्ट के अंदर कई टुपल से अगर हम डेटा फ्रेम अगर हम बनाएंगे तो कॉलम का नाम हमको देना पड़ेगा। डिक्शनरी जैसा ये नहीं है कि कीज को कॉलम का नाम ले लेता है। यहाँ पर टुपल के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, एक एक रो इसको ट्रीट करता है। तो अभी इसको हम डेटा फ्रेम ऐसे बना रहे हैं, पैंडास का डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल किया और मार्क्स की लिस्ट पास कर दिया, यही वाली जिसमें टुपल्स हैं। अब कॉलम का नाम देने के लिए कॉलम्स इक्वल टू कर दिया और एक लिस्ट के अंदर ये नाम पास कर दिया। तो ये जो नेम, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये कॉलम के नाम हो जाएंगे। तो कॉलम्स इक्वल टू जो लिस्ट में पास करते हैं वो कॉलम का नाम हो जाएगा, और बाकी इन कॉलम की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो लिस्ट के जो टुपल्स हैं वहां से आएगा, एक एक रो। अब डीएफ असाइन किया हमने, डीएफ को फिर देखिए यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखिए ये नेम, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये जो कॉलम का नाम दिया था आ गया, और एक एक टुपल, ये पहला टुपल, दूसरा टुपल, मतलब राकेश नाम से 3 है, सरिता नाम से 3 है, मोनिका नाम से 3 है। तो ये इनके फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में मार्क्स हैं। तो इनके ऊपर हमको ग्रुप बाई करना है। ठीक है, ये डीएफ हो गया। ग्रुप बाई मेथड होता है टू स्प्लिट ए डाटा फ्रेम इनटू ग्रुप्स। अब किसी एक से अधिक कॉलम के ऊपर हम ग्रुप बना सकते हैं। जिसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि राकेश नेम के ऊपर ग्रुप कर दो, ये जो डीएफ जो डेटा फ्रेम है नेम के ऊपर इसको ग्रुप कर दो। वो क्या करेगा कि नेम फील्ड से जितने भी वैल्यूज होंगे, जैसे यहाँ पर 3 वैल्यू हैं, राकेश, सरिता और मोनिका। तो अब राकेश नेम में 3 रोज हैं, तो इन 3 रोज का एक ग्रुप बनाएगा, एक सब डाटा फ्रेम इसको ऐसे बोलिए। तो ऐसे ही सरिता नेम से एक दूसरा सब ग्रुप बनाएगा जिसमें ये तीनों रोज होगी और ये चारों कॉलम होंगे, और इनकी इंडेक्सिंग भी होगी। ये जो ओरिजिनल इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, तो यही मेंटेन भी होगा, जो एक राकेश नाम का जो सब ग्रुप बनेगा। ऐसे ही जो ओरिजिनल इंडेक्सिंग है 3, 4, 5 ये सरिता का, तो ये तीनों रोज और चारों कॉलम सरिता वाले ग्रुप सब ग्रुप में भी होंगे। ऐसे ही मोनिका वाला जो सब ग्रुप बनेगा उसमें भी जो इंडेक्सिंग होगी 6, 7, 8, और ये तीनों रोज मोनिका के होंगे और चारों कॉलम। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े डाटाबेस से किसी भी फील्ड के ऊपर, जैसे नेम के ऊपर, हम कई सब ग्रुप बना सकते हैं और एक एक ग्रुप के ऊपर कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जिसे मैक्सिमम वैल्यू या किसी खास कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन वैल्यू, मीन वैल्यू। तो इस तरह से हम कोड करके अभी देखेंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एक एग्रेगेशन का फंक्शन होता है AGG, उसको भी हम करके देखेंगे। देखिए अब हमने डीएफ जैसे हमने बताया था, यहाँ पर हमने डीएफ ये दिखा दिया है। यहाँ पर 4 कॉलम है, नेम, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, और 9 रो हैं, राकेश नाम से 3, सरिता नाम से 3 और मोनिका नाम से 3, और ये इनके मार्क्स हैं, तीनों सब्जेक्ट हैं। अब इस डीएफ के ऊपर डीएफ में डॉट लाकर ग्रुप बाई फंक्शन कॉल कर रहे हैं और नेम पास कर। नेम का मतलब कि नेम कॉलम से सब ग्रुप्स बनाओ, और तीनों जब सब ग्रुप्स बन जाएंगे, क्योंकि नेम कॉलम में 3 ही वैल्यू हैं, राकेश, सरिता और मोनिका, तो वो जो सब ग्रुप वाला जो एक अलग से जो डेटा फ्रेम आएगा DF1 को असाइन हो जाएगा। और DF1 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ऐसे वो वैल्यू तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये इसका जो एक ऑब्जेक्ट बनता है, देखिए जो ऑब्जेक्ट बना दिया इसने,
डेटा फ्रेम ग्रुप बाई ऑब्जेक्ट ये बनाया है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाई ऑब्जेक्ट। लेकिन इसकी वैल्यूज को अगर देखना हो कि किस ढंग से बनाया है, तो ऐसे ध्यान रखिए कि इसको DF1 जो बनाया है कुछ इस तरह से बनाया है। इंटरनली ये एक लिस्ट लिया, इसमें नेम के ऊपर चूंकि बनाया है तो पहला मान लीजिए मोनिका है, तो मोनिका ग्रुप के अंदर जो मोनिका की सारी रोज रहेंगी वो आ जाएंगी। सरिता ग्रुप के अंदर सरिता नाम की सारी रोज आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इनको फॉर लूप में अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम करें ऐसे फॉर नेम कामा रोज इन DF1, तो DF1 चूंकि ऐसे असुम करिए कि इस फॉर्मेट में है, जिसमें अभी तो तीन आ जाएंगी, एक ये आएगा डेटा सब ग्रुप का, एक ये आएगा डेटा दूसरे सब ग्रुप का, ऐसे ही तीसरे सब ग्रुप का भी आएगा। तो इसके ऊपर जब अगर हम एक एक अलग करना होगा तो पहला आएगा मोनिका या जो भी पहला नाम होगा और उसकी सारी रो। तो यहाँ पर जो फॉर लूप हम लगाएंगे तो DF1 में 3 सब ग्रुप बनेंगे और एक एक सब ग्रुप में जो नेम पर किए हैं तो नेम आएगा और उसकी सारी रोज आएंगी, सब डाटा फ्रेम जो बनाएगा। तो उसको हमने ऐसे लिखा है फॉर नेम कामा रोज, तो नेम आ जाएगा यहाँ पर और उस नेम का जो सब ग्रुप की सारी रोज यहाँ पर आ जाएंगी। एक्चुअली ये छोटा सा भी डाटा फ्रेम होगा और फिर इसको हम प्रिंट कर ले रहे हैं नेम और रोज को। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका ये रिजल्ट है। देखिए हमने पहले नेम प्रिंट करवा रहे हैं तो देखिए मोनिका प्रिंट किया इसने, उसके बाद क्या प्रिंट किया, एक मोनिका के जो तीनों रोज हैं वो दिखा दिया, सब ग्रुप बनाया। इसमें मोनिका के नेम फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री चारों कॉलम भी दिखाया और मोनिका नेम के अंदर जो उसके तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स है वो भी दिखा दिया। दूसरा इसने ग्रुप बनाया है राकेश, और इसमें राकेश के तीनों रोज हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो इंडेक्स बनाया है मोनिका के 6, 7, 8 वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम से ही लिया है, DF से लिया है। ऐसे ही राकेश का जो इंडेक्स 0, 1, 2 लिया है वो DF मतलब ओरिजिनल डेटाबेस डेटा फ्रेम से ही लिया है, लेकिन चारों कॉलम दिखाया और राकेश के तीनों रो दिखा दिया। सरिता के साथ भी यही किया है और उनके रोज के इंडेक्सेस भी मेंटेन किया है सबका। अब इस 3 सब ग्रुप बनाया तो इन एक एक ग्रुप को हम अलग कर सकते हैं। जैसे DF1 हमने यहाँ पर बनाया है, DF1 जिसमें 3 सब ग्रुप बने हैं, तो इस DF1 के ऊपर गेट ग्रुप फंक्शन कॉल करेंगे, गेट अंडरस्कोर ग्रुप, और उसके अंदर कॉलम का नाम मतलब मोनिका के ऊपर क्या है, क्योंकि नेम फील्ड के ऊपर क्या है तो मोनिका के जो ग्रुप्स हैं उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर रन कराएंगे, यहाँ पर देखिए गेट ग्रुप मोनिका, तो मोनिका ग्रुप का जो ये मोनिका के तीनों सब्जेक्ट में मार्क जो एक सब ग्रुप बनाया विथ ओरिजिनल इंडेक्स 6, 7, 8 मतलब इंडेक्सिंग मेंटेन करता है ये, तो इसने मोनिका सब ग्रुप का सब दिखा दिया। तो किसी भी ग्रुप को हम ले सकते हैं, मतलब उसके बारे में हम देख सकते हैं, और किसी भी सब ग्रुप के ऊपर हम कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया DF1.get ग्रुप किया, वही मोनिका एज ए पैरामीटर पास किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या करेगा, एक ऐसे ही सब डाटा फ्रेम इसको रिटर्न करेगा जो मोनिका सब ग्रुप का है। अब इस डेटा फ्रेम के ऊपर डॉट लाकर हमने मैक्स फंक्शन कॉल किया, तो वो देखा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्स फंक्शन किसी डाटा फ्रेम मतलब कि हर कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिस फिजिक्स में मैक्सिमम, मैथ्स में मैक्सिमम, केमिस्ट्री में मैक्सिमम दिखाएगा। इस सेल को अगर रन करते हैं तो देखिए ये दिखा दिया DF1.get ग्रुप, मोनिका ने एक सब ग्रुप रिटर्न किया मोनिका ग्रुप के अंदर, और उस सब डाटा फ्रेम के ऊपर मैक्स फंक्शन मतलब उस एक एक कॉलम का मैक्स वैल्यू, तो फिजिक्स का मैक्स वैल्यू है 48, मैथ्स का 35 है और केमिस्ट्री का 46 है, लेकिन मोनिका के लिए केवल
अगर पूरे डेटा फ्रेम पर देखना है तो उसका एक अलग से फंक्शन है। अब इसे मान लीजिए अगर हमने df1 डॉट मैक्स कॉल किया तो ये तीनों जो सब ग्रुप बने हैं, तीनों जो सब ग्रुप बने हैं उनको लेकर उनमें जो मैक्स वैल्यूज है वो दिखाएगा। देखिए इसको अगर रन कराते हैं तो देखिए df1 तो में तीनों सब ग्रुप आ गए और उनके ऊपर मैक्स, मतलब कि मोनिका जो ग्रुप है उसके अंदर तीनों कॉलम में मैक्स वैल्यू 48, 35, 46। राकेश जो ग्रुप है उसके अंदर मैक्स वैल्यू 38, 27 और 34। ऐसे ही सरिता जो ग्रुप सब ग्रुप है उसके फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखा दिया है। तो अगर df1 के ऊपर मैक्स फंक्शन कॉल करने का मतलब df1 के अंदर जितने सब ग्रुप बने हैं उनके हर कॉलम का जो मैक्स वैल्यू है वो दिखाना है। अब यही काम AGG फंक्शन करेगा। एग्रीगेट मतलब भी जोड़ना ही होता है, मतलब सबका मिला करके, तो मैक्स तो दे df1 डॉट लाकर एग कॉल किया, मैक्स कॉल किया, तो इसमें मैक्स फंक्शन का नाम हम पास कर रहे हैं। देखिए रन किया तो इसका भी यही वैल्यू आया। एक एक ग्रुप की तीनों कॉलम की जो मैक्स वैल्यू है वो इसने दिखा दिया। अब हम कई फंक्शन अगर कॉल करना हो तो जैसे यहाँ पर हमने केवल मैक्स किया है तो कई फंक्शन का नाम हम पास कर सकते हैं, लेकिन जब कई हैं तो देखिए एक फंक्शन पास करना हो तो ये इन्वर्टेड कॉमा लगाकर यहाँ पर हम मतलब केवल नाम पास करेंगे। लेकिन अगर कई फंक्शन पास करना हो तो उनको लिस्ट में डालना पड़ेगा। इसे एग फंक्शन में हमने एक लिस्ट पास किया, लिस्ट के अंदर मैक्स, मिन और मीन, मैक्स, मिन और मीन तीन फंक्शन हमने पास, तो मैक्स वैल्यू भी दिखाएगा, मिन वैल्यू भी दिखाएगा और मिन भी। देखिए इसको रन कराते हैं, देखिए यहाँ पर, और तीनों ग्रुप के अंदर दिखाएगा। मोनिका, राकेश, सरिता तीनों ग्रुप के अंदर इसने एक एक ग्रुप में मैक्स, मिन और मीन, जिसे मोनिका का फिजिक्स में मैक्सिमम 46, मिनिमम है 44 और इनका मीन जो है इतना है। और जिसे अभी देखेंगे मोनिका का मैथ्स में मैक्स, मीन और मिन ये वैल्यू है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं ये वैल्यू है, यहाँ से कहीं से लेगा ये। तो जिसे राकेश का ये तीनों वैल्यू है, मैक्स, मिन और मीन वैल्यू फिजिक्स में। तो एक एक मतलब तीन फंक्शन हमने कॉल किया, तो एक एक कॉलम का एक ग्रुप का, जैसे मोनिका ग्रुप का फिजिक्स कॉलम है तो फिजिक्स कॉलम का मैक्स, मिन और मीन वैल्यू, मैथ्स कॉलम है तो मैथ्स का मैक्स, मिन और मीन वैल्यू। तो इस तरह से वो एक एक कॉलम का दिखाएगा हर सब ग्रुप का। डीएफ हमने ये डीएफ तो ओरिजिनल ये डाटा फ्रेम है और df1 है, ये सब ग्रुप है, फिर ये तो ठीक है, ये तो डेटा फ्रेम सब ग्रुप ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर हम काउंट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज। तो एग में हमने एक लिस्ट पास कर दिया, दो फंक्शन पास किया, मैक्स और काउंट। तो इसमें जो है इसको अगर रन करेंगे तो देखिए क्या किया, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री ये मैक्स पास किया, तो फिजिक्स में 50 मार्क्स, मैथ्स में 37 मार्क्स और केमिस्ट्री में 46 मार्क्स। और ये मैक्स फंक्शन इसने कॉल किया पूरे डीएफ के ऊपर, पूरे डाटा फ्रेम, मतलब ओरिजिनल हमने डीएफ पर किया, मतलब ओरिजिनल डाटा फ्रेम के ऊपर। और काउंट फंक्शन ने क्या किया, नंबर ऑफ रोज रिटर्न किया, तो 9। फिजिक्स कॉलम में भी 9 रो हैं, मैथ्स कॉलम में भी 9 हैं, केमिस्ट्री कॉलम में भी 9 रो हैं। और फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स इसने ये रिटर्न कर दिया है पूरे डीएफ का। अब हर कॉलम में हम अलग अलग वैल्यू भी कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने कर दिया डीएफ फिजिक्स।
df फिर स्क्वायर ब्रैकेट में फिजिक्स लिखते हैं तो ये एक सीरीज रिटर्न करेगा जिसमें सिंगल कॉलम होगी। ओरिजिनल डाटा फ्रेम df में जो फिजिक्स कॉलम है उनकी वैल्यूज के लेकर ये सीरीज रिटर्न करेगा। उसके ऊपर डॉट लाकर एग फंक्शन कॉल करेंगे और मैक्स और मिन पास करेंगे तो ये उस कॉलम मतलब फिजिक्स कॉलम के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये प्रिंट कराएगा। देखिए फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स में 50 और मिनिमम मार्क 32 फिजिक्स कॉलम पे ऊपर। तो इसका सब ग्रुप से नहीं मतलब है क्योंकि ये डीएफ के ऊपर कॉल कर रहे हैं, मेन डेटा फ्रेम के ऊपर। ऐसे ही हम एक अगर हम डीएफ ओरिजिनल डेटा फ्रेम डीएफ के ऊपर एग फंक्शन कॉल करते हैं और एक डिक्शनरी यहाँ पर पास कर रहे हैं तो अब देखिए हर कॉलम के ऊपर अलग अलग फंक्शन। अब की जो होता है कॉलम का नाम और कॉलम लिख करके एक लिस्ट पास के मतलब वैल्यू हो गई, मतलब फिजिक्स जो की है और ये जो एक लिस्ट है मीन और मैक्स फंक्शंस की ये वैल्यू है। मतलब फिजिक्स कॉलम के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का दिखाओ। ऐसे ही दूसरा जो की वैल्यू पेयर है उसमें जो है केमिस्ट्री की है और वैल्यू है, दो स्ट्रिंग है मीन फंक्शन का और मीडियन फंक्शन का। मतलब केमिस्ट्री कॉलम के ऊपर मीन और मीडियन दो वैल्यू दिखाओ और ओरिजिनल मतलब मेन डाटा फ्रेम के ऊपर। तो ये देखिए ये दिखा दिया। फिजिक्स लिया, फिजिक्स का मिन इतना 32 और मैक्स 50 दिखाया। और केमिस्ट्री का देखिए मीन ले रहे हैं मीडियन ले रहे हैं तो मीन और मीडियन केमिस्ट्री वाली तो वैल्यू है। केमिस्ट्री का मीन है 35.22 और केमिस्ट्री का मीडियन है 36.0, ये दिखा दिया। लेकिन अगर हम ये देखेंगे फिजिक्स का तो मीन और मीडियन हम नहीं दिए थे तो नॉन वैल्यू दिखा दिया। ऐसे ही केमिस्ट्री का जो है मीन नहीं दिए थे और मैक्स भी नहीं दिए थे। केमिस्ट्री का केवल मीन और मीडियन दे रहे हैं, मीन और मैक्स नहीं दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री वाले कॉलम में मीन और मैक्स में एन दिखा रहा है। तो जो वैल्यू नहीं मिलती है उसमें एन दिखाएगा, जो वैल्यू मिल जाती है वो उस वैल्यू को दिखाएगा। तो इस तरह से हम हर का इसी पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर या डेटा फ्रेम को कई ग्रुप में तोड़कर एक एक ग्रुप के ऊपर कई फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं और हर कॉलम के ऊपर इंडिविजुअली हम कॉल कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी यूज होता है ग्रुप बाई का और एग्रीगेट फंक्शंस का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।